सभी स्टूडेंट्स को भाई राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज अपने 11th स्टैंडर्ड में बिजनेस के टॉपिक का नाम है ई बैंकिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की क्लासेज लेते हैं या कॉमर्स स्ट्रीम में है। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी ये काम आती है कि भाई डायरेक्ट क्रेडिट क्या होते हैं, ईएफटी क्या होते हैं और आरटीजीएस एनईएफटी, ठीक है, ये क्या क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है अपना ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आपको यूज करना है कंप्यूटर को और इंटरनेट को। कंप्यूटर एंड इंटरनेट के माध्यम से आपको ट्रांजैक्शंस करनी है, यानी फंक्शन करने हैं किसके, बैंक्स में जाके। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, नो नीड टू गो टू बैंक, आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। आज आप पर्सनल लाइफ में देखोगे तो कितने ऐसे लोग हैं जो बैंक विजिट ही नहीं करते, जो बैंक विजिट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास या तो एटीएम यानी डेबिट कार्ड होता है, या फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी यूपीआई की ट्रांजैक्शंस वो करते हैं वो अपनी ऐप के थ्रू कर लेते हैं, तो वो बैंक में जाते ही नहीं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनको पता है कि भाई एक ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग नाम का सिस्टम भारत में काम कर रहा है। तो वही है ये अपना ई बैंकिंग, किसकी मदद से, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से बैंक के काम करना। ठीक है, इसमें सबसे पहले है ईएफटी। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ईएफटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब एक अकाउंट से आप ट्रांसफर कर रहे हो किसको, दूसरे अकाउंट को। ठीक है, इसमें सबसे पहले है डायरेक्ट क्रेडिट। डायरेक्ट क्रेडिट है डिविडेंड ऑन शेयर्स, सैलरी, पेंशन, ईटीसी। ये क्या है? डायरेक्ट क्रेडिट का ये मतलब होता है भाई कि आपकी सैलरी है या आपकी पेंशन है, या आपने अगर किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं तो उस पे एक डिविडेंड की अमाउंट मिलती है। किसकी अमाउंट मिलती है? डिविडेंड की। वो क्या होती है? आपको बिना बताए आपके खाते में क्रेडिट होती जाती है। जैसे सैलरी है 7 तारीख को, या फिर जो मतलब गवर्नमेंट, ये क्या बोलते हैं, आर्मी वाले पर्सन होते हैं, इनकी जो पेंशन आती है वो 30 महीने के लास्ट की डेट में, मतलब 29 या 30 जो भी वर्किंग डे होता है उस दिन उनको ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाती है। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डायरेक्ट क्रेडिट। इसी तरीके से डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट का मतलब यह है कि भाई आपके टेलीफोन के बिल हो गया, आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, आपकी लोन की इंस्टॉलमेंट होगी, आपकी बीमा की यानी इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट होगी, वो क्या होती है, आपके अकाउंट से डेबिट कर ली जाती है, मतलब काट ली जाती है। ऐसा बोलते हैं ना भाई, किस्त काट ली। ठीक है, लोन की किस्त काट ली या इंश्योरेंस की किस्त काट ली, तो वो किस में आता है? ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट क्रेडिट और एक डायरेक्ट डेबिट। इसके फायदे क्या क्या हैं? इसके फायदे हैं, सबसे पहले पेमेंट ऑन ड्यू डेट्स। अगर मान लिया किसी के लोन की इंस्टॉलमेंट की डेट है भाई 15 मई, ठीक है, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाती है, आपको रिमाइंड रखने की जरूरत ही नहीं रहती। वैसे तो एक मैसेज आता है कि भाई आपकी ड्यू डेट है, प्लीज मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस, लेकिन क्या है, आपको इतना ज्यादा, मतलब एक तो ये हो कि भाई आपको फिजिकली जाना हो बैंक में तो आपको परेशानी भी आएगी, कैश ले जाने में परेशानी आएगी। ठीक है, और क्या पता गर्मी हो सर्दी हो आपको दिक्कत आएंगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की मदद से आपको क्या है, कोई परेशानी नहीं आती। ठीक है, दूसरा है नो लॉस इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में। ठीक है, अगर मान लिया आप कहीं दूर पे अपनी किस्त जमा कराने जा रहे हो, आपका कैश गुम हो सकता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में क्या है, आप घर बैठे अपनी पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, नो एक्सपेंसेस ऑन कोरस्पोंडेंस। इसका क्या मतलब है कि भाई रास्ते में है ना आपका कोई भी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में कोई भी पैसा नहीं कटता, कोई भी आपका एक्सपेंस नहीं होता। एफर्टलेस ट्रांजैक्शन। एफर्टलेस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि आपको एफर्ट ही नहीं लगाने पड़ते। अगर मान लिया आपको किसी बैंक में जाके अगर किस्त जमा करानी हो तो आपको अपने घर से बैंक तक जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर बैंक से वापस अपने घर पे आना पड़ेगा। क्यों? आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में क्या है कि आपको घर बैठे अपने कमरे में बैठ के आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये किसकी मदद से हुआ है? ई बैंकिंग की मदद से। ठीक है, ये अपना पॉइंट था भाई ईएफटी का। ठीक है, सेकंड अपना पॉइंट है एटीएम का, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, एटीएम आपने देखे होंगे 24 गुणा 7 लिखा मिलता है उन पे, 24 × 7, मतलब हर दिन 24 घंटे वो काम करते हैं, और 7 मतलब वीकेंड, वीक में कितने दिन होते हैं? 7, मतलब सारा साल ही काम करते हैं। इनका कहने का मतलब ये है। एटीएम की मदद से आप क्या करते हो? विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। आपके पास कैश है, आप डिपॉजिट कर सकते हो। कुछ मशीन ऐसी लगी हुई हैं, हालांकि कुछ मशीन तो एटीएम ऐसी होती हैं कि आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आजकल क्या है, कुछ मशीन ऐसी भी आ गई हैं, उसके साथ में एक अलग से मशीन होती है जहां पर आप क्या कर सकते हो, अपने कैश को डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या दे दिया जाता है? बैंक की तरफ से एक पिन दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है?
पिन। पिन की फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम में, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन की क्या फुल फॉर्म है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नॉर्मली वो 4 डिजिट का या 6 डिजिट का होता है। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा भाई डेबिट कार्ड। ग्रामीण इलाकों में नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं? डेबिट कार्ड को क्या बोलते हैं? मेरे पास तो एटीएम है। क्या बोलते हैं? मेरे पास तो एटीएम है, लेकिन वो एटीएम नहीं होता, उसका नाम होता है डेबिट कार्ड। ओके, अगर मान लिया आपको गुड्स परचेज करने हैं या आपने कोई सर्विस ली है, तो आप क्या कर सकते हो? आपने देखा होगा नॉर्मली, खासकर पेट्रोल पंप पे तो मिलता ही मिलता है कि भाई अगर मान लिया आपने पेट्रोल डलवा लिया, तो फिर वो क्या बोलता है? सर कैश दोगे या कार्ड दोगे? तो आप बोलते हो मैं तो कार्ड दूंगा, कैश रखता ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं डिजिटल बैंकिंग चलाता हूं। आप अपना कार्ड दोगे उसको, फिर वो क्या करेगा? एक मशीन लेके आएगा, उसमें मशीन में इंसर्ट करेगा और फिर आपसे बोलेगा लो सर आप पिन भर दो। ठीक है, तो वो काम किसका होता है? डेबिट कार्ड का, जिसमें आप सर्विस भी ले सकते हो और गुड्स भी परचेज कर सकते हो। फिर आपको क्या करना पड़ता है? अपना पिन एंटर करना पड़ता है और आपके खाते से क्या हो जाती है? पेमेंट डिडक्ट हो जाती है और सामने वाले के खाते में पेमेंट चली जाती है। नेक्स्ट इसी तरीके से होता है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है? गुड रेपुटेशन पर्सन को। अरे गरे नथु खैरे को क्रेडिट कार्ड नॉर्मली नहीं मिलता। ठीक है, ये भी डेबिट कार्ड की तरह काम करता है। डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में ये फर्क है, अगर डेबिट आपके खाते में मान लिया 3000 रुपए हैं, ठीक है, तो डेबिट कार्ड है आपके पास, तो आप 3000 रुपए का या तो गुड्स परचेज कर सकते हो या फिर 3000 रुपए की आप कोई भी सर्विस ले सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है? आपकी लिमिट बढ़ा दी जाती है। आपकी लिमिट क्या कर दी जाती है? बढ़ा दी जाती है। आपके खाते में भले ही 3000 रुपए हो, क्या पता आप सामान 10,000 रुपए का परचेज कर सकते हो और जो बाकी की पेमेंट है वो बाद में आप पे करते रहना इंस्टॉलमेंट में, या नॉर्मली बोला जाता है, आपने सुना भी होगा, ईएमआई में। ठीक है, ये फर्क होता है डेबिट और क्रेडिट कार्ड में। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट है टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग कहां से आया है? टेलीफोन बैंकिंग से। ठीक है, उनको ये पता चल गया कि भाई कस्टमर है ना, मतलब इतना बड़ा नाम बोल नहीं पाएगा, तो उन्होंने कट कर दिया फोन को। क्या नाम बना दिया? टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग का मतलब है टेलीफोन से बैंकिंग। आपने देखा होगा, आप एक मिस कॉल देते हो, अगर मान लिया पीएनबी का आपका खाता है, पीएनबी का तो 1800 180 2222, इस पे आप मिस कॉल देना, आपका अकाउंट में जितना बैलेंस होगा वो एक मैसेज के थ्रू आपको पता चल जाएगा। ये कौन सी बैंकिंग होती है? ये बैंकिंग होती है टेली बैंकिंग। ठीक है, या फिर अगर आपको कस्टमर केयर में बात करके आप क्या कर सकते हो? अपनी सारी पर्सनल डिटेल बता के फिर वो आपको क्या करेगा? लेटेस्ट 5 ट्रांजैक्शन जो आपने की हैं वो नॉर्मली आपको बता देता है। ये किसके माध्यम से होता है? टेली बैंकिंग की। ठीक है, 6th पॉइंट है अपना कोर बैंकिंग का, CBS, कोर बैंकिंग सिस्टम। इसको दूसरा नाम दिया जाता है सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। कोर कह लो या सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है, अगर आपने अपने आसपास के किसी ब्रांच में खाता ओपन करवा लिया, अपना अकाउंट ओपन करवा लिया, तो उस बैंक की किसी भी ब्रांच, भारत में कोई भी ब्रांच हो, आप वहां जाके अपना जो काम अपने आपको खुद के ब्रांच में करना था वो कहीं पर भी उस बैंक की ब्रांच में आप कर सकते हो। नॉर्मली पहले क्या होता था? नॉर्मली ये होता था कि जब सीबीएस सिस्टम नहीं था तो आपका रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ब्रांच में ही होता था जहां पर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते थे। ठीक है, जहां पर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते थे। अगर आपको चेक इश्यू करना है या चेक देना है किसी को, कैश विड्रॉ करना, कैश डिपॉजिट करना है, या ओवरड्राफ्ट की या ड्राफ्ट की जितनी भी फैसिलिटी थी वो उसी ब्रांच में आपको करवानी पड़ती थी। लेकिन सीबीएस के आने के बाद सेंट्रलाइज्ड हो गया। ठीक है, इसका इनका कहने का ये मतलब था कि भाई आपने अगर खाता खुलवाया है तो ये मत समझो कि आपने खाता ब्रांच में खुलवाया है। सीबीएस आने के बाद ये समझो कि आपने खाता उस बैंक में खुलवाया है। ठीक है, अगर मान लिया आपने खाता खुलवा लिया एसबीआई में, तो सीबीएस आने से पहले क्या होता था? एसबीआई के जिस ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करवाते थे तो आपको वहीं पर जाके अपने सारे काम करने पड़ते थे। लेकिन सीबीएस आने के बाद वो कहते हैं कि आपने ब्रांच में खाता नहीं खुलवा दिया, आपने एसबीआई में खुलवा लिया, और एसबीआई की ब्रांच जहां पर भी हो भारत में, ठीक है, आप अपने काम को कर सकते हो। ये किसकी मदद से हुआ है? सीबीएस की मदद से। सेंट्रलाइज्ड कह लो या कोर बैंकिंग सिस्टम कह लो। ठीक है, इससे क्या हो गया? आसानी होगी काम में। नेक्स्ट अपना पॉइंट भाई 7th है एनईएफटी। एनईएफटी की फुल फॉर्म आ सकती है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या फुल फॉर्म है एनईएफटी की? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक इंडिविजुअल होता है, चाहे फर्म होती है चाहे कंपनी होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं किसको? दूसरे को। वो दूसरा भी क्या हो सकता है? इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है। ठीक है, आपका बैंक चाहे पीएनबी हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, आपका कोई भी बैंक हो और सामने वाले का कोई भी बैंक हो, तो आप क्या कर सकते हो? उसको ट्रांसफर कर सकते हो। किसकी मदद से? एनईएफटी की मदद से।
इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो सेटल होती हैं इन बैचेज, ठीक है। अगर मान लिया एक दिन में आप गए, सुबह 9 बजे बैंक ओपन हुआ, आप चले गए, ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, 1 या 2 घंटे के बाद जितनी भी एनईएफटी की ट्रांजैक्शन होंगी, ठीक है, उनको एक बैचेज में, लोट में, ठीक है, अगर मान लिया 8 ट्रांजैक्शन एक साथ होगी, तो फिर 8 ट्रांजैक्शन को एक टाइम बैठेंगे और 8 की 8 ट्रांजैक्शन को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसमें ये नहीं होता आप गए आपका काम हो गया, इसमें थोड़ा डिले होता है। क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिले होता है, टाइम लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन होती हैं बैचेज में। अब आरबीआई की नॉर्म्स के अनुसार, आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, बैंकों का सबसे बड़ा मालिक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, अगर आपका वर्किंग डे है, वर्किंग डे का मतलब है मंडे से फ्राइडे, तो आपकी जो बैचेज में ट्रांजैक्शन होंगी वो होंगी 11, ठीक है। ये एक नंबर में आ सकता है भाई, कितनी ट्रांजैक्शन होंगी, 11। और 11 ट्रांजैक्शन का टाइम क्या रहेगा, 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, वो 11 ट्रांजैक्शन में, मतलब 11 बैचेज में आपके ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। लेकिन सैटरडे को क्या होगा, सैटरडे को करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 बार, ठीक है। किस टाइम तक, 9 बजे से लेके 1 बजे तक, ठीक है। तो 11 बार कब करेंगे, वर्किंग डे में, मंडे टू फ्राइडे 11 बार, ठीक है। टाइम क्या रहेगा, 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, सुबह के 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। लेकिन सैटरडे को क्या रहेगा, 5 बार करेंगे, सुबह 9 बजे से लेके शाम दोपहर के 1 बजे तक, ठीक है। ये किस में है, एनईएफटी में। इसमें क्या होता है, अगर आपको, आपका बैंक है पीएनबी और आप सामने वाले का बैंक है एसबीआई, ठीक है, या कोई भी 2 बैंक हो, तो आप कितने रुपए की एनईएफटी करवा सकते हो, ठीक है। अगर मान लिया आपका बैंक है पीएनबी और सामने वाले का है बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों बैंक हो गए, तो एनईएफटी आप कितनी अमाउंट की करवा सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाले के पास बैंक ही नहीं है, सामने वाले के पास उस बैंक में अकाउंट नहीं है और कैश है उसके पास, कि वो बोले, अगर मान लिया आपका क्या है, आपका अकाउंट नहीं है, ठीक है, आप चले गए, सर मुझे एनईएफटी करना था, बैंक वाला ये बोलेगा क्या आपका खाता है, वो बोलेगा नहीं सर मेरे पास तो कैश है, लेकिन सामने वाले का खाता है, ठीक है। तो बैंक क्या कर सकता है, मैक्सिमम 50,000 रुपए उस कस्टमर से ले लेगा और सामने वाले के 50,000 रुपए डाल सकता है, बस इतना ही है। मैक्सिमम लिमिट कैश के अगेंस्ट कितनी है, 50,000 रुपए की, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, बैंक फ्री में तो ये काम करेगा नहीं कि भाई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एनईएफटी कर दे, तो उसके क्या लेता है, चार्जेज। ये चार्जेज का शेड्यूल है भाई, अप टू 1 लाख अगर आप एनईएफटी करवा रहे हो, अगर मान लिया आप एनईएफटी करवा रहे हो 90,000 रुपए की, तो उस पे चार्जेस कितने देने पड़ेंगे, 5 रुपए और प्लस में सर्विस टैक्स, कितने, 5 रुपए प्लस में सर्विस टैक्स। अगर आपकी ट्रांजैक्शन 1 लाख से तो ऊपर है लेकिन 2 लाख रुपए तक है, मान लिया 1,40,000 रुपए है आपकी ट्रांजैक्शन की अमाउंट एनईएफटी की, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 रुपए और प्लस में सर्विस टैक्स। तीसरा है, अगर मान लिया आपकी ट्रांजैक्शन 2 लाख से ऊपर है, 2 लाख से कितने ही ऊपर हो, चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 2,70,000 रुपए हो, तो आपको ट्रांजैक्शन के कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, 25 रुपए और प्लस में सर्विस टैक्स, ठीक है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना भाई, इसमें फॉरेन रेमिटेंस अलाउड नहीं होता। सर ये क्या होता है, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी और रेमिटेंस का मतलब होता है वहां से पैसे आना। फॉरेन रेमिटेंस का क्या मतलब होता है, अगर मान लिया आपका कोई रिलेटिव या आपकी फैमिली से कोई मेंबर आउट ऑफ इंडिया है, अगर वो वहां से पैसे भेज रहा है तो वो एनईएफटी नहीं करवा सकता, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका कोई रिलेटिव या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर या फिर आपका कोई दोस्त अगर बाहर से पैसा भेज रहा है इंडिया में, तो वो एनईएफटी नहीं करवा सकता, ठीक है। तो भाई ये था एनईएफटी का पॉइंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसमें कि भाई की बैचेज में जो ट्रांसफर होते हैं वो वर्किंग डे में 11 टाइम होते हैं और सैटरडे को 5 टाइम होते हैं। उनकी फीस क्या रहती है, अप टू 1 लाख रुपए 5 रुपए प्लस सर्विस टैक्स, 1 लाख से 2 लाख रुपए 15 रुपए प्लस सर्विस टैक्स, और 2 लाख से ऊपर जितने भी हो 25 रुपए प्लस में सर्विस टैक्स, वो उनके क्या रहते हैं, फीस रहती हैं। समझ में आई। एक लास्ट पॉइंट है भाई, इसमें लास्ट पॉइंट है अपना आरटीजीएस। सर ये क्या होता है, ये आरटीजीएस है एनईएफटी का अपडेटेड वर्जन, ठीक है। आरटीजीएस, आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत, ठीक है। एनईएफटी में क्या था, एनईएफटी में आपको बैचेज में ट्रांजैक्शंस करवाते थे वो, ठीक है, दिन में 11 बार और शनिवार को 5 बार, ठीक है। लेकिन आरटीजीएस दिन में चाहे 30 आ जाए तो 30 की 30 उसी टाइम, रियल टाइम, उसी टाइम, मतलब इमीडिएटली वो क्या कर देंगे, आपके ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि वो आरटीजीएस बैचेज में नहीं होती, ठीक है। उसकी फीस का क्राइटेरिया था कि भाई अप टू 1 लाख 5 रुपए प्लस सर्विस टैक्स, अप टू 1 लाख से 2 लाख रुपए 15 रुपए प्लस सर्विस टैक्स, 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन पे 25 रुपए प्लस सर्विस टैक्स। लेकिन आरटीजीएस में क्या है, जो आपकी फीस होगी वो वैरी करेगी बैंक टू बैंक, मतलब हर बैंक के अपने चार्जेज
रहेंगे, प्राइवेट है या सरकारी बैंक है, जो भी है उसके चार्जेस क्या रहेंगे, वेरी करेंगे। ठीक है, किसी का कुछ रेट मिलेगा, किसी का कुछ रेट मिलेगा। ठीक है, आरटीजीएस में क्या है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर वेट करने की जरूरत नहीं है तो सिस्टम कैसा है, फास्ट सिस्टम हो गया, समझ में आई। लेकिन इसकी एक शर्त है भाई आरटीजीएस की, कि एनईएफटी तो आप चाहे 50 रुपए करवा लो, एनईएफटी चाहे आप कितने रुपए करवा लो, 50 रुपए करवा लो, 10,000 करवा लो, लेकिन आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट है 2 लाख रुपए। अगर 2 लाख या 2 लाख से ऊपर की आप अमाउंट ट्रांसफर करवा रहे हो तब आरटीजीएस में जा सकते हो, समझ में आई। और अपर की इसकी कोई लिमिट नहीं है, अपर चाहे कितने ही करवाओ आप ट्रांसफर। ठीक है, फिर बैंक क्या करेगा, फीस उस अनुसार चार्ज कर लेगा आपसे। इसमें भी वही सिस्टम है कि भाई वीकडे में, मतलब मंडे टू फ्राइडे अगर आप जाते हो तो आप आरटीजीएस के लिए जाओ 9 बजे से लेके शाम के 4:30 तक। ठीक है, 9 बजे से लेकर शाम के 4:30 तक आप कभी भी जाओ, आपकी आरटीजीएस हो जाएगी। लेकिन सैटरडे को क्या है, 9 बजे बैंक तो खुल जाएगा, लेकिन 1:30 PM तक आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आरटीजीएस। अगर आप सैटरडे को 3 बजे गए और कहे सर कि मेरी आरटीजीएस करना, तो वो अलाउड नहीं होगी। ठीक है, इंडिया में क्या है भाई, सभी ब्रांचेज में आरटीजीएस इनेबल्ड नहीं है। मतलब इंडिया में जितनी भी, किसी भी बैंक की कितनी ब्रांचेज हो, तो आप उसमें सभी ब्रांचों में ये आरटीजीएस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कौन से बैंकों में है, कौन सी ब्रांचेज में अवेलेबल है, ओनली सीबीएस में। किसमें, सीबीएस में। जो बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं उन बैंकों में सिर्फ और सिर्फ आरटीजीएस की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो भाई ये अपने सारे पॉइंट थे, ये क्लियर हो गए हैं ई बैंकिंग के। ये अच्छा खासा टॉपिक है, ये नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले या कॉमर्स वाले बच्चों के लिए या बिजनेस जिन्होंने ले रखे उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मतलब एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी समझदारी की बात है कि भाई अगर उसको आरटीजीएस करनी है तो मिनिमम ट्रांजैक्शन कितनी रहेगी, 2 लाख रुपए की रहेगी। वो कब कब जा सकता है, ठीक है, वीकेंड में या वीकडे में, और एनईएफटी में कब कब जा सकता है। ठीक है, टेली बैंकिंग की भी वो सुविधा ले सकता है। ठीक है, तो ये था भाई अपना ई बैंकिंग का सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से बैंक के सारे काम करने पड़ते हैं और बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक हम करेंगे भाई, आप मेरे साथ प्लीज बने रहें और चैनल को सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।